नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में विज्ञान साइंस की क्लास रहेगी, जिसमें टारगेट 30 ऑफ 30 का चल रहा है। एनसीईआरटी बुक का संपूर्ण निचोड़ लेकर आ रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन नंबर ये 4th रहने वाला है, जिसकी आज हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। घनत्व की जो इकाई कहला जाती है वह आपकी कोई इकाई नहीं होती। किसी सामग्री के सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। और किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, त्वरण की एसआई क्या होती है? तो त्वरण की एसआई आपकी मीटर वर्ग सेकंड होती है। त्वरण की क्या होती है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड होती है। इसके बाद अगला है, ध्वनि इसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि किसके में यात्रा नहीं कर सकता है? जी हाँ, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का डेसिबल में मापते हैं, तो निर्वात में नहीं होता। बाकी जल, हवा, ठोस, इन तीनों में आपके माध्यम आवाज यात्रा कर सकती है। यदि वायु के प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक 2 वाली एक वस्तु में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? n बराबर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, और c की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो n बराबर क्या होता है? c/v होता है, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? c/n हो जाएगी। मतलब 3 × 10⁸ तो v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो फार्मूले बनना बहुत जरूरी है, फार्मूले को समझना भी जरूरी है। यदि किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्पन्न आवर्धन कितना हो जाता है? -1 हो जाएगा। कितना उत्पन्न आवर्धन होगा? -1 होगा। और ये आपको फार्मूले से निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है, एक समान आंख के निकट बिंदु और सुदूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? तो 25 सेंटीमीटर और अनंत। यानी समान आंख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और सुदूर बिंदु का क्या होता है? अनंत होता है। निकट बिंदु वह बिंदु निकटतम बिंदु है जिस पर किसी वस्तु को रखा जा सकता है, तो वह वस्तु मनुष्य की आंख से साफ दिखाई देती है। सुदूर बिंदु क्या होता है? आंख का सुदूर बिंदु वह अधिकतम दूरी है जिससे आंख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। एक समान व्यक्ति आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। तारों को टिमटिमाहट का कारण क्या होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वो किसका रीजन होता है? वायुमंडलीय के अपवर्तन का रीजन होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस जो देखी जाने वाली स्लाइड के ऊपर मौजूद होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर स्थित होगा? यदि एक तल उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर स्थित होगा? वह होगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब वस्तु लेंस के सामने दुगनी फोकस दूरी पर स्थित होता है, तो वस्तु का लेंस दूसरी और दुगनी ही फोकस दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अतः वस्तु का लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वह स्थित होगा। गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? तो वह है आपका नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी।
अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्या होता है? तो उसका परिक्षेपण जो होता है वह श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, अलग अलग चाल से गुजरते हैं, ये भी ध्यान देना। यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, दोनों 20 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r क्या होगी? u बराबर -20 दिया गया है, u बराबर -20, v बराबर -, क्योंकि दोनों ही -20 दिए गए हैं तो u की वैल्यू भी v की वैल्यू दोनों को -20 है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा, इस फार्मूले से r की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि r बराबर क्या होता है 2f होता है। यहाँ से f की वैल्यू हमारी निकल आई, यहाँ से f की वैल्यू आप निकाल लेंगे -10 आ जाएगी, और f बराबर क्या होता है r बराबर 2f होता है। क्या होता है, r बराबर 2f होता है, तो r बराबर क्या होगा, -10 इंटू 2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी आपके बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगला जो टॉपिक रहेगा, अगले टॉपिक से हम प्रश्न करेंगे। अब अगला प्रश्न है, जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जब जो जल होता है, जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। जब कोई जल जमता है इसका घनत्व घटता है, क्योंकि जल का यह विशिष्ट गुण है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप फट जाते हैं और मोम और घी के पिघलने पर घनत्व बढ़ता है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी की मात्रा नहीं होती। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो होता है 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट होता है। और एक अणुसूत H2O है, एक अणुसूत H2O है, और IUPAC नाम जो इसका क्या है, ऑक्सीडेन है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस दिया गया है? ठोस कौन सा दिया गया है? तो आइडोफार्म। क्या हो जाएगा, आइडोफार्म। यह एक पीला ठोस विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ है जो तीव्र कीटाणुनाशक होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है 1 परमाणु होता है। जब 2 परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं, जब 2 परमाणु संयुक्त होकर कोई एक अणु बनाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। इससे क्या होता है, ऊर्जा होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांतानुसार एक परमाणु को क्या किया जा सकता है? तो एक परमाणु को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटॉन जो होता है वह आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। एक प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु होता है, और प्रोटॉन एक उप परमाणु कण के रूप में भी दर्शाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं चूना पत्थर में बुझा चूना तैयार करने के लिए की जानी चाहिए? और वह आपका अपघटन और संयोजन के द्वारा। इसकी बात करेंगे, अपघटन और संयोजन की बात करेंगे। इसके लिए सूत्र क्या होता है, CaCO3
प्लस H2O इक्वल टू, यहाँ पे हीट करेंगे, हीट करने के बाद CaOH2 प्लस CO2, ये हमारा बूझा चूना हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2 को बाहर निकल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यह आपका चूना पत्थर H2O से जब क्रिया करते हैं, जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो CO बूझा चूना, CaOH2 और CO2 आपको मिल जाता है। कि जब लोहे के टुकड़े को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वह धीरे धीरे संक्षारित हो जाता है, लेकिन वायुमंडल के संपर्क में रखे सोने के टुकड़े को कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोना वातावरण की नमी और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करता है। अगला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच आमतौर पर क्या होता है? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच आमतौर पर जो देखा जाता है कि भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती है और रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच भौतिक परिवर्तन परिवर्तित है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह अपरिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, नम हवा में तांबा संचारित होता है और कॉपर के संचारण के कारण निर्मित रासायनिक यौगिकों के रंग और सूत्र क्या हो जाएगा? वह हो जाता है आपका हरा CuCO3 इंटू CuOH2। कॉपर कार्बोनेट की बात करें, किस गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों का फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए पैक किया जाता है? और वह कहलाता है N2। जी हाँ, नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे। निम्नलिखित में से गुणधर्मों में से कौन से एक तत्व के लिए अद्वितीय है? और वह कहला जाता है परमाणु क्रमांक। हर तत्व की अपनी एक विशिष्ट पूर्णांक परमाणु संख्या होती है जो उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। सिरका, नारंगी, सेब और टमाटर में मौजूद अम्ल क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और नारंगी में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। यानी जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाए। बेकिंग सोडा विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का विलयन का जो पीएच मान होता है वह 9 होता है। राइट से 8.3 के आसपास होता है, जो 9 माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षारों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको पहचानना है। देखिए, पदार्थों में से एक प्राकृतिक सूचक जो अम्ल और क्षार के लिए पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है और वह कहलाता है लिटमस। जी हाँ, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षारों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, और वो हमारा क्या कहलाता है? लिटमस। लिटमस पेपर की बात करेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शंस पे दिया गया है लिटमस। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित लवण का एक उदाहरण? तो मिश्रित लवण का उदाहरण हो जाता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग